दोस्तों, स्वागत है आपका प्रीलिम्स पार यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में ज्वालामुखी को आगे कंटिन्यू करते हैं। हमने अपने ज्वालामुखी के टॉपिक में या ज्वालामुखीता के टॉपिक में कुछ बातें समझ ली हैं। उसके आगे की चीज़ों को आज हमें कंटिन्यू करना है। जैसे कि हमने अपने टॉपिक्स में ज्वालामुखीता या ज्वालामुखी को समझ लिया है, इसके घटकों को देख लिया है, निश्चित पदार्थ कौन-कौन से होते हैं वो भी समझ लिए हैं, ज्वालामुखीता का कारण जान लिया है, ज्वालामुखीता के कौन-कौन से प्रकार है उसके बारे में भी हमें जानकारी हो गई है। अब हमें इस टॉपिक में वैश्विक स्तर पर और भारत के स्तर पर जो ज्वालामुखी हैं उनको समझना है, साथ ही साथ उसके प्रभाव, ज्वालामुखी स्थलाकृतियाँ और उससे संबंधित कुछ विभिन्न अन्य पहलू। चलिए, तो समय बर्बाद किए बिना हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम जो इसका वितरण है, वितरण को हमें वैश्विक और भारत के स्तर पर देखना है। लेकिन इसमें एक पॉइंट है, जब हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे, अभी हम ना ओवरऑल कंप्लीट जो मॉर्फोलॉजी पढ़ रहे हैं, उसमें जो थोड़ा बहुत पार्ट आता है इंडियन का या एग्जाम्पल ग्रुप में उसको हम ले लेते हैं। लेकिन जब हमारा कंप्लीट इंडियन ज्योग्राफी जिसे कहते हैं, जब हम उसको कवर करेंगे, तो वहाँ हमें डिटेल में इंडिया में कहाँ-कहाँ ज्वालामुखी है, उसके प्रभावों को, उससे संबंधित जो अन्य पहलू होते हैं, उनको हम वहाँ पर समझेंगे। इसीलिए यहाँ हम ज़्यादा फोकस करेंगे वैश्विक स्तर पर ज्वालामुखीता का वितरण। ओके, चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना वितरण में वैश्विक स्तर पर ज्वालामुखीता। देखिए, जब हम वैश्विक स्तर पर ज्वालामुखीता को देखते हैं ना, तो हमें किस तरीके से उसे देखना होता है। सबसे पहले हम जो पुरानी क्लासेस हैं उसमें हम जान चुके हैं कि ज्वालामुखीता की घटना का कारण क्या है ना? उसी क्रम में हम देखेंगे चीज़ों को कि एक हमें देखना होगा परिप्रशांत महासागरीय पेटी के रूप में, फिर मध्य महाद्वीपीय पेटी या उसे ही कहते हैं भूमध्य सागरीय पेटी या मध्य महाद्वीपीय नवीन वलित पर्वतीय प्रदेश की पेटी, और इसके साथ में मध्य महासागरीय कटक। इन तीन चीजों में बांटकर हमको अपनी ज्वालामुखीता का वितरण देखना है। वैसे तो देखा जाए तो लगभग 88%, लगभग कितना बोला मैंने, 80 से 88% जो ज्वालामुखीता है या जो वॉल्केनिज्म है वो हमें परिप्रशांत महासागरीय पेटी में ही देखने मिल जाता है। परिप्रशांत महासागर का ही अर्थ हो रहा है प्रशांत महासागर से संबंधित जो हिस्सा है वो परिप्रशांत महासागर के अंतर्गत शामिल हो जाता है। ठीक है, अब हम इसको डिटेल में देख लेते हैं। वैसे अगर यदि आप शॉर्ट में देखेंगे, ये डायग्राम दिख रहा है आपको, ये हिस्सा पैसिफिक ओशियन का है ना? ये जो हिस्सा ये देखिए, ये इस तरीके से हमें ये जो देखने मिल रहा है, ये परिप्रशांत का हो गया। फिर मध्य महाद्वीपीय पेटी का हिस्सा, ये इस तरीके से यहाँ आपका भूमध्य सागर से होते हुए ये घूमकर यहाँ इंडियन प्लेट से होते हुए वापस मिल जाता है परिप्रशांत महासागरीय पेटी में। देन जो हमारा ये बचता है मध्य महासागरीय कटक, ये हमारा अटलांटिक ओशन में ये वाला जो हिस्सा है, इसको हमने पहले भी देख चुका है, ये उसके अंतर्गत शामिल हो जाता है। तो ये आपने शॉर्ट में देख लिया। अब हम इसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे। चलिए, तो पहला है हमारा परिप्रशांत महासागरीय पेटी। ये जानना इसलिए भी जरूरी है कि मैंने अभी आपको क्या बताया, लगभग 80 से 88% तक जो ज्वालामुखीता है वो इसी पेटी के अंतर्गत शामिल होती है। तो देखेंगे सबसे पहले क्या है ये जो ज्वालामुखीता है या परिप्रशांत महासागरीय पेटी का संबंध किससे है? अभिसारी प्लेट सीमा से संबंधित है। अब अगर यदि मैंने अभिसारी प्लेट या जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं कन्वर्जेंट बाउंड्री मोशन जो है, अगर यदि कहा है तो ऑटोमेटिक सारी चीजें कनेक्ट हो गई होंगी कि अभिसारी प्लेट गति से संबंधित जितने भी प्रभाव हैं वो हमने देख चुका है प्लेट टेक्टोनिक्स में, है ना? तो बस अब आप समझ जाइए कि अभिसारी प्लेट सीमा से संबंध है, इसका मतलब क्या होगा, इसमें जो प्लेटें होंगी वो इस तरीके से अभिसरित होंगी। तो अब यहाँ पर कौन कौन सी प्लेटें हैं, यहाँ हमें देखने मिलती है जो प्रशांत महासागर प्लेट है, ये जो एरिया है ना हमारा ओशियन का, ये प्रशांत महासागरीय पेटी आपके उत्तरी अमेरिकी प्लेट, दक्षिण अमेरिकी प्लेट, साथ ही साथ
यूरेशियन प्लेट और फिलीपीन प्लेट से टकराती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका तात्पर्य हुआ कि परिप्रशांत महासागरीय प्लेट महाद्वीपीय महासागरीय प्लेट अभिसरण के साथ साथ महासागरीय और महासागरीय प्लेट अभिसरण भी है। मतलब महासागरीय महाद्वीपीय और महासागरीय महासागरीय। जैसे कि जो आपका प्रशांत महासागरीय प्लेट हो गई और आपकी उत्तरी अमेरिका प्लेट हो गई, तो ये क्या हो गया? महासागरीय महाद्वीपीय प्लेट अभिसरण। वैसे ही यहाँ पर महासागरीय महाद्वीपीय, फिर यूरेशियन प्लेट में भी महासागरीय महाद्वीपीय, और जो फिलीपीन प्लेट है वो एक महासागरीय प्लेट है। तो ये हो जाएगा हमारा महासागरीय और महासागरीय प्लेट अभिसरण। तो कहने का तात्पर्य ये है, जो परिप्रशांत महासागरीय पेटी है ये अभी सारी प्लेट सीमा से संबंधित है, जिसमें हमें महाद्वीपीय महासागरीय एवं महासागरीय एवं महासागरीय महासागरीय प्लेट अभिसरण देखने को मिलता है। ठीक है, ये जो मैंने सेकंड पॉइंट है ये ओपी ओपी आप समझ गए होंगे ना। ओपी मतलब क्या होता है? ओशन प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट और ओशन प्लेट, ये दोनों अभिसरण इसमें देखने मिलते हैं, जिसके चलते विश्व का लगभग 2/3 ज्वालामुखी इसी प्लेट से संबंधित या इसी पेटी से संबंधित है। आए समझ में आ रहा है कि क्या कारण है कि वैश्विक स्तर का लगभग 2/3 ज्वालामुखी जो है वो हमें इसी पेटी से देखने मिल जाता है। आ गया समझ में? चलिए, तो इसी कारण इसे हम और क्या कह देते हैं? रिंग ऑफ फायर। रिंग ऑफ फायर क्यों कहते हैं? अब आप ये समझना, क्वेश्चन मोस्टली आ जाता है कि रिंग ऑफ फायर से आप क्या समझते हैं। ठीक है, अब आप उसको किस तरीके से डिफाइन करेंगे? देखिए, आपने अभिसरण तो पहले समझ रखा है, ठीक है ना। अब हम देखेंगे, जब इसका अभिसरण यहाँ महाद्वीपीय और महासागरीय महासागरीय प्लेट से होता है, तो हमें जो ज्वालामुखिता देखने मिलती है उसका, क्योंकि एक जो प्रभाव में देखा था ना ज्वालामुखिता होती है, तो जो ज्वालामुखिता स्टार्ट होती है ना, वो आपके अंटार्कटिका के अंटार्कटिस अंटार्कटिका से प्रारंभ हो जाता है। वहां का जो माउंट इरेबस ज्वालामुखी है, एकमात्र ज्वालामुखी है। अंटार्कटिका का एकमात्र ज्वालामुखी कौन सा है? माउंट इरेबस। ठीक है ना, यहां से ये प्रारंभ होता है। फॉर एग्जाम्पल, ये यहाँ पर आप मान लीजिए, यहाँ से प्रारंभ होते हुए दक्षिण अमेरिका के एंडीज पर्वत श्रृंखला से होते हुआ उत्तर की ओर, फिर ये ऊपर आया कहाँ? उत्तरी अमेरिका में। तो यहाँ कौन सा पर्वत श्रृंखला आ जाएगी? रॉकिस पर्वत श्रृंखला से होते हुए ये पश्चिम की ओर मुड़ जाता है। ठीक है, अलास्का से पश्चिम की ओर मुड़ जाता है। देन ये यूरेशियन प्लेट से टकराकर नीचे दक्षिण की ओर जापान और फिलीपीन से होते हुए मध्य महाद्वीपीय प्लेट में जुड़ जाता है। तो इस तरीके से ये एक वलय का रूप धारण करता है। देखिए, ये बन रहा ना पूरा वलय, एक प्रकार से वलय के रूप में हमें दिखाई देता है। और ये किस तरीके का वलय है? ये अग्नि वलय है। तो इसे हम अग्नि वलय भी, अग्नि का वलय भी कह देते हैं। कहीं कहीं आपको ये देखने मिल जाएगा, अग्नि का वलय, या इसे ही हम कह देते हैं रिंग ऑफ फायर। ठीक है ना, आपको समझ में आया रिंग ऑफ फायर क्यों कहते हैं? अगर यदि आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछे रिंग ऑफ फायर क्यों कहते हैं, तो आप इसी का विस्तार बता देंगे, तो आपका आंसर हो जाएगा। अब आप एक बात बताइए कि अगर यदि सर्वाधिक ज्वालामुखी इसी पेटी से आते हैं, तो लॉजिकल बात होगी, अगर यदि आपसे कोई पूछ ले कि सबसे ऊंचा ज्वालामुखी किस पेटी से संबंधित है, तो आप लॉजिकली बता दोगे ना कि भाई जो जहां पर सबसे ज्यादा आ रहे हैं, तो हो सकता है कि वहां पर टक्कर से, अभिसरण से एक काफी ऊंचा ज्वालामुखी बन जाए, है ना। तो वो कौन सा है? वो इसी से संबंधित है, वो है माउंट कोटोपैक्सी, जो परिप्रशांत महासागरीय पेटी से संबंधित होता है। ठीक है, ये जो मैंने आपको पॉइंट्स लिख दिए हैं, 1 2 3 4 5 6, ये शॉर्ट पॉइंट्स आपके जो सिनॉप्सिस होता है ना, ये आपको रिवीजन में बहुत हेल्पफुल होता है। जैसे अगर यदि मुझे किसी ने बोला प्रशांत महासागरीय पेटी के बारे में बताओ, तो सीधा सीधा आप बता सकते हो भैया इसका संबंध जो है वो अभिसारी प्लेट सीमा से है। इसमें महाद्वीपीय महासागरीय और महाद्वीपीय महासागरीय
दोनों प्लेट अभिसरण पाया जाता है। इसमें 2/3 ज्वालामुखी जो है इसी पेटी से संबंधित है। साथ ही साथ रिंग ऑफ फायर जो शब्दावली है वो इसी से संबंधित होती है और इसका हमें विस्तार और माउंट कोटोपैक्सी इसका सर्वाधिक ऊंचा ज्वालामुखी। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट। कौन सा है? नेक्स्ट कौन सा था? मध्य महाद्वीपीय पेटी। अब देखिए ये जो मध्य महाद्वीपीय पेटी है ना, इसका संबंध अभिसरण के साथ साथ अपसरण से भी है समझ में? अब ये जो मैं शब्द यूज कर रहा हूं ये सारे आप पहले से जान चुके हैं, और अगर यदि कोई इस क्लास को पहली बार देख रहा है तो प्लीज वो पुरानी क्लासेस को कंप्लीट कीजिए, देन आप इस क्लास को देखिए, क्योंकि वहां मैंने डिटेल में सारी चीजें समझा चुकी हैं। तो आप अगर यदि इसको पहली बार देख रहे हैं तो आपको लग रहा होगा कि ये वर्ड्स क्या हैं, है ना? तो पहले आप उसको कंप्लीट कीजिएगा, देन फिर वाली क्लास आप देखिएगा। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं मध्य महाद्वीपीय पेटी में। तो इसका जो संबंध है, सबसे पहले इसे हम भूमध्य सागरीय पेटी भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं हम? भूमध्य सागरीय पेटी। इसमें अभिसरण के साथ साथ अपसरण क्षेत्र भी शामिल हैं। अभिसरण अगर यदि जो पहली बार देखना ही चाह रहा है तो मैं उसको शॉर्ट बता देता हूँ। अपसरण ये होता है जब दो प्लेटें आपस में टकराती हैं, विपरीत दिशाओं से एक ही दिशा में आती है तो उसे अभिसरण कहते हैं। और जब दो प्लेटें विपरीत दिशाओं में स्थानांतरित होती हैं तो इसे हम कहते हैं अपसरण। ठीक है ना? तो इस जो पेटी का संबंध है वो अभिसरण के साथ साथ अभिसरण से भी होता है। और इसमें हम मुख्य रूप से किस रूप में देखते हैं? महाद्वीपीय महाद्वीपीय, कॉन्टिनेंटल प्लेट टू कॉन्टिनेंटल प्लेट जो अभिसरण है वो इसमें हमें मुख्य रूप से देखने के लिए मिल जाता है। जैसे कि अगर यदि मैं आपको इसका विस्तार बताऊं तो आप देखेंगे कि यहाँ आइसलैंड का जो हेक्ला पर्वत है ना, यहाँ से प्रारंभ होकर, आप डायग्राम को देखिए, यहाँ से प्रारंभ होकर ये नीचे की दक्षिण की ओर आती है और फिर उसके बाद में ये जो पेटी है ये पश्चिम से पूर्व की ओर मुड़ जाती है भूमध्य सागर में। ठीक है? फिर उसके बाद में आगे ये चलते हुए आपके पर्वतीय क्षेत्र में पहुंचती है। जो भारत का पर्वतीय क्षेत्र है, हिमालय पर्वतीय क्षेत्र है, ये वहां पहुंचती है। तो आप देखेंगे यहाँ हमें इस एरिए में अगर यदि आपने पुरानी क्लासेस देखी तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये वाला जो एरिया है, यहाँ हमें ज्वालामुखी देखने नहीं मिलते, है ना? क्या देखने मिलता है यहाँ हमें? यहाँ भूकंप। स्टार्टिंग के इतिहास में जब इनमें अभिसरण हुआ था, उस समय बस हमें यहाँ पर छुटमुट ज्वालामुखी देखने मिलते हैं, लेकिन उसके बाद में यहाँ हमें केवल भूकंप देखने मिलते हैं। अगर यदि वो भी आपको नहीं पता तो ऐसा क्यों, तो ये भी आपको मैंने पिछली क्लासेस में डिस्कस करके रखा है, आप वहां जाकर इसे देख सकते हैं। और ये जो एरिया है अफ्रीकन प्लेट और यूरेशियन प्लेट का, है ना, यहाँ हमें ज्वालामुखी देखने मिलते हैं। एग्जाम्पल में आपको याद होगा कौन सा? रिपीट कीजिए, स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी। और भी यहाँ पे ज्वालामुखी हमें यहाँ देखने मिल जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्लेट यहाँ से आगे बढ़ते हुए इस तरीके से बंगाल की खाड़ी से होते हुए न्यूजीलैंड तक आकर आपका ये जो हमारी परिप्रशांत महासागरीय पेटी थी उससे आकर मिल जाती है। तो आया आपको समझ में? जो मध्य महाद्वीपीय पेटी है उसका संबंध अभिसरण के साथ साथ अपसरण क्षेत्रों से भी है। साथ ही साथ इसे हम क्या कहते हैं? भूमध्य सागरीय पेटी। इसमें मुख्य रूप से महाद्वीपीय महाद्वीपीय अभिसरण देखने मिलता है, और अफ्रीकन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के अभिसरण के चलते यहाँ हमें ज्वालामुखी देखने मिलते हैं, जबकि हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में हमें यहाँ पर ज्वालामुखीता की घटना कम देखने मिलती है, जबकि भूकंप अधिक। ठीक है? और यहाँ जैसे हम नीचे आते हैं, यहाँ हमने देखा, अगर यदि आपको थोड़ा बहुत इंडियन ज्योग्राफी का नॉलेज हो तो यहाँ पर हमें बैरन द्वीप और नारकोंडम द्वीप जो देखने मिलते हैं वो ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्र हैं, है ना? वो इसी पेटी से संबंधित हो जाते हैं। और तो और यहाँ ये जो देखिएगा, ये जो यहाँ एक प्रकार से भ्रंश बना हुआ है ना अफ्रीकन प्लेट में यहाँ भ्रंश बना हुआ है। ये भ्रंश भी किससे संबंधित होगा? अब बताइए किससे संबंधित होगा? ये भ्रंश भी हमारा मध्य महाद्वीपीय पेटी से संबंधित है।
ये सारी चीजें ना जब ऑप्शंस में आती है तो इंसान कंफ्यूज हो जाता है। क्या होता है, उसमें लिख दिया सीधे कि महान भ्रंश घाटी किस पेटी से संबंधित है। अब वहाँ इंसान कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद जब मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगा मध्य महासागरीय प्लेटी, मध्य महासागरीय कटक क्षेत्र, वहां पर भी आपको जिक्र होगा अफ्रीकन प्लेट का। परिप्रशांत प्रशांत महासागरीय पेटी में भी हमें अफ्रीकन प्लेट का जिक्र हुआ था। तो कंफ्यूज हो जाता है वहां पर स्टूडेंट। तो ध्यान रखेंगे कि ये जो भ्रंश घाटी है ना, ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है हमारा मध्य महाद्वीपीय पेटी से। चलिए, तो यहाँ अपना कंप्लीट हो जाता है मध्य महाद्वीपीय पेटी। अब इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं किसको? मध्य महासागरीय कटक क्षेत्र। इसे तो हमने पहले भी देखा था, याद होगा ना? देखा ना इसको हमने पहले। चलो कोई नहीं, अब हम यहाँ पर जो टॉपिक अलग है तो उसके अकॉर्डिंग इसको समझ लेते हैं। अपसरण गति से संबंधित है। मध्य महासागरीय कटक क्षेत्र किससे संबंधित है? अपसरण गति से। जब हमने प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़ा था, वहां हमने जब प्लेटों की गति देखी थी, वहां हमने अपसरण गति को पूरी तरीके से समझा था ना। तो बस अगर यदि आपको इतना पता है, बाकी सारी चीजें आपकी ऑटोमेटिक कवर हो जाती हैं। ठीक है ना? यूपीएससी यही डिमांड करती है आपको, एक ही चीज अगर एक बार समझ में आ गई, अगर कोई चीज आपको एक बार समझ में आ गई, तो बस वही चीज आपको दोबारा फिर देखने मिलेगी। तो उसको समझने की देर है। अगर यदि उसको आप समझ लेते हैं तो आपको बार बार उसमें दिक्कत नहीं होगी, उसमें रटना नहीं पड़ेगा आपको कि बैठ के हम बस लगे हैं रटने के लिए कि ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा। नहीं, अगर आपने समझ ली है चीजों को तो आपको वो बाद में हेल्पफुल ही करेगी। चलिए, इसके बाद में इसका एक फैक्ट है कि आइसलैंड सर्वाधिक सक्रिय क्षेत्र है। इसका जो मध्य महासागरीय कटक क्षेत्र है, मध्य महासागरीय कटक क्षेत्र का जो सक्रिय, इसमें सक्रिय ज्वालामुखीता के लिए सक्रिय क्षेत्र है, वो आइसलैंड का है। देखिए अगर यहाँ आपको डायग्राम में दिख रहा है तो ये दिख रहा है ना जो, तो ये जो क्षेत्र है ये इसके अंतर्गत शामिल है। फिर वही सेम चीज, आइसलैंड का ज्वालामुखीता का जो सक्रिय क्षेत्र है वो किससे संबंधित है, या किस क्षेत्र से या किस पेटी से संबंधित है? तो वो है मध्य महासागरीय कटक क्षेत्र से संबंधित। इसके अलावा आप देखेंगे कि इसी में आपको द्वीप अजोर्स द्वीप, सेंट हेलेना द्वीप, ये भी कुछ प्रमुख क्षेत्र इसमें शामिल हो जाते हैं। तो आपने वितरण के रूप में समझ लिया है कि वैश्विक स्तर पर ज्वालामुखीता का वितरण किस तरीके से देखा जाता है ना? अब इसमें पता क्या चीज रह जाती है? अब इसमें ना लिस्ट याद करनी रह जाती है, जो आपको कुछ एसएससी या जो स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स होते हैं उसमें देखने के लिए मिलती है। मतलब कि क्या होगा उसमें, आपका लिस्ट रहेगी, है ना? इस तरीके से यहाँ लिखा रहेगा देश का नाम और यहाँ पर ज्वालामुखी लिखा रहेगा, कौन सा, या क्षेत्र लिखा रहेगा देश की जगह क्षेत्र, कि किस क्षेत्र से संबंधित है ज्वालामुखी। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बताया बैरन द्वीप, नारकुंडम, तो ये कहाँ से संबंधित है? भारत से संबंधित है ना? कोटोपैक्सी कहाँ से संबंधित है? आए समझ में? इस तरीके से तो ये सारी चीजें आपको याद करने की हैं। अगर यदि आप कहेंगे तो मैं इसकी जो लिस्ट है, क्योंकि ये सीधा याद करना है, याद ही करना है उसको, है ना? हाँ, उसमें आप ये समझ सकते हैं, जब आप उसको याद करेंगे ना तो आप देखेंगे कि किससे संबंधित, किस पेटी से संबंधित हो रहा है। उससे क्या होगा, जब आपको स्टेटमेंट आएगा कि जैसे मैंने आपको बताया माउंट कोटोपैक्सी, है ना, जो सर्वाधिक ऊंचा ज्वालामुखी है वो किससे संबंधित है, तो आप कनेक्ट हो गई चीजें, तो समझ में भी आ गई चीजें और हमें याद भी हो गई, है ना? इसी प्रकार से याद करने क्रम में इसी तरीके से आपको याद करना है। ठीक है, चलिए, तो हमने वितरण यहां तक कर लिया है। अब हमें देखना है इसके प्रभाव। चलिए, इसके अब हमें प्रभाव देखना है। तो प्रभाव हमें इस तरीके से देखना है। देखिए, कभी भी किसी भी चीज का, किसी भी चीज का किसी भी चीज का जो प्रभाव होता है ना, चाहे वो आपका जीवन हो या पढ़ाई हो या कोई भी घटना हो, उसका हमेशा हमेशा आप याद रखना, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव होते हैं। कभी ऐसा नहीं होगा कि आपने देखा हो कि केवल इसके केवल और केवल नकारात्मक प्रभाव ही हैं। अगर यदि आप उसको सूक्ष्मता से देखेंगे
तो आपको कहीं न कहीं उसमें सकारात्मकता भी देखने मिल जाएगी। ठीक है? तो चलिए इसी क्रम में हम इसका प्रभाव देख लेते हैं। ये जो प्रभाव है ना, ये मेंस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। आया समझ में? देखिए क्या होगा, आपको किसी भी तरीके से क्वेश्चन बना सकता है, वो किसी भी पेटी को लेकर, है ना? आपसे वो क्वेश्चन बनाएगा, देन वहाँ से संबंधित उसका वो प्रभाव पूछ लेगा कि इससे संबंधित कौन से प्रभाव हो रहे हैं, उसके लिए आप उपाय सुझाइए, है ना? इस तरीके से। तो ये जो हम प्रभाव देखेंगे, ये आप समझने के बाद में जब आप इनको समझ लेंगे, तो कोई सा भी क्वेश्चन आए, चाहे वो पीसीएस का हो, मेंस का या यूपीएससी का, अब आपको उस पर्टिकुलर एरिया के साथ में इनको पेस्ट करना है, क्योंकि ये प्रभाव ज्वालामुखिता का है। वो कहीं पर भी घटित होगी, तो हमें ये प्रभाव देखने मिलेंगे। चलिए, अब हम इसका प्रभाव देख लेते हैं। सबसे पहले नकारात्मक प्रभाव देख लें, है ना? ताकि आपको भी समझ में आएगा कि नकारात्मकता के बाद में सकारात्मकता किस तरीके से देखी जाती है। उन्हीं नकारात्मक पॉइंट से आप सकारात्मकता को देखेंगे। देखिए, चलिए, सबसे पहले अगर यदि मैं बात करूँ, इसमें भी देखना नकारात्मकता में भी 2 प्रकार से बाँटा गया है। एक तो तात्कालिक रूप से हमें कौन-कौन सी चीज़ें देखने मिलती हैं और एक दीर्घकालिक रूप से हमें कौन-कौन सी चीज़ें देखने मिलती हैं। है ना? तो अगर यदि तात्कालिक रूप से मैं आपको बताऊँ, तो ये जैसे ही ज्वालामुखिता की घटना घटित होगी, तो ये बताने वाली बात भी नहीं है, नॉर्मल सी बात है कि भूकंप का प्रभाव देखने मिलेगा। भूकंप जैसी घटनाएँ घटित होंगी और उससे संबंधित जो भी समस्याएँ हैं, वो सामने प्रकट होती हैं। साथ ही साथ तत्कालिक कारण में ही जल वाष्प एवं अन्य गैसें बाहर आती हैं। जब ज्वालामुखिता की घटना होती है, तो जो जल वाष्प होती है और जो अन्य गैसें पृथ्वी की आंतरिक संरचना से या आंतरिक भाग से जो बाहर आ रही हैं, वो हमें बाहर वायुमंडल में देखने मिलेंगी। जिससे क्या होगा? जिससे दृश्यता में कमी होती है, क्योंकि जो इतनी डेंस गैस होती है ना, जल वाष्प होती है और जो अन्य गैसें होती हैं, इसके चलते जो दृश्यता होती है, अगर यदि वायुयान चल रहे हैं तो उनको वायुयान को चलाने में समस्या आती है। तो दूसरा कारण क्या हो जाएगा? दूसरा प्रभाव दृश्यता में कमी आती है। साथ ही साथ अगर यदि किसी प्रकार की गैस पाइपलाइन है, अगर यदि आपको मालूम हो सर्वाधिक गैस पाइपलाइन महासागर से होकर गई है ना? और अगर यदि महासागरीय महासागरीय प्लेट अभिसरण हो रहा है और वहाँ पर ज्वालामुखिता आ रही है, तो गैस पाइपलाइनों में क्षति होगी। साथ ही साथ जैविक घटकों और संपत्तियों में हानि होती है। ठीक है? संपत्तियों में हानि, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे ज्वालामुखिता का विस्फोट हुआ और यहाँ पर पहले से कोई अच्छा वेजिटेशन था, अच्छी जगह थी, यहाँ पे पेड़-पौधे, है ना? वन था, तो इसके चलते जब ये ज्वालामुखिता से ये तात्कालिक रूप से लावा बहकर आएगा, तो ये सभी चीज़ों को नष्ट कर देगा, जिसे हम कहते हैं जैविक घटकों एवं संपत्तियों की हानि होना। अब हम देख लेते हैं, इसके दीर्घकालिक कारण क्या हो सकते हैं? देखिए, जब ज्वालामुखिता की घटना होगी, तो ज्वालामुखिता की घटना के बाद में जो लावा बाहर आया है ना? वो आपको मालूम है, वो गर्म गलित चट्टानें होती हैं, बहुत ही ज़्यादा उसका टेम्परेचर होता है, तो एक दिन में तो ठंडा नहीं हो जाएगा या शीतल नहीं हो जाएगा, है ना? उसको टाइम लगेगा। दीर्घकालिक रूप से जब ये लावा जम जाता है इस तरीके से, तो जो कृषि योग्य भूमि होती है ना, तो वहाँ पे कई वर्षों तक कृषि योग्य भूमि नष्ट हो जाती है। कृषि आप वहाँ पर नहीं कर सकते। साथ ही साथ जो उससे निश्चित जो गैसें थीं, क्योंकि तात्कालिक रूप से तो जब गैस निकली, तो इतना ज़्यादा डार्क वहाँ पर घना अंधेरा टाइप से चीज़ें हो जाती हैं कि वायुयान को जाने में दिक्कत होती है। वहाँ से दृश्यता इतनी कम हो गई है कि दिखाई ही नहीं दे रहा है ना? तो तात्कालिक रूप से, लेकिन जब वो पूरे एनवायरनमेंट में फैल जाएगी, पूरे एनवायरनमेंट में जब वो फैल जाएगी, तो धीरे-धीरे करके जो जैविक घटक हैं या मनुष्य हैं, जैविक घटकों में सभी शामिल हो जाते हैं, जीव-जंतु, पेड़-पौधे, तो उनको स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ होने लगेंगी, है ना? ठीक है? तो एक प्रकार से ये नकारात्मक प्रभाव जैविक घटकों को स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और तटीय क्षेत्रों में बाढ़ की समस्या भी देखने मिलती है। ये कुछ रूप में आपका तात्कालिक कारण में भी शामिल हो सकता है ना? इसका एक एग्ज़ाम्पल है, अगर यदि आप नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए आप। 1883 का जो टाइम था ना, 1883 में क्राकाटाओ
क्राकाटाओ जो ज्वालामुखी है, इसमें लिखने में पेन टैब में थोड़ा सा मुझे, ज्वालामुखी है क्राकाटाओ, 1883 में जब क्राकाटाओ ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था ना, तो जो जावा सुमात्रा का जो क्षेत्र था, जावा और सुमात्रा का जो क्षेत्र था, ये पूरी तरीके से बाढ़ युक्त हो गया था, है ना, जलमग्न हो गया था ये क्षेत्र। तो ये इसका एक एग्जाम्पल हमें देखने मिल जाता है। इसी के साथ निश्चित पदार्थ से भूमंडलीय तापन में वृद्धि होती है। अब देखिए, अगर यदि आपको याद हो, निश्चित पदार्थ के रूप में विभिन्न प्रकार की गैसें निकली थी, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, जो इस तरीके से जो गैसें हैं, जब ये बाहर निकलती हैं, तो जो हमारा वायुमंडल का जो ताप है ना, उसमें भी वृद्धि हमें देखने मिल जाती है। जैसे कि SO2 जैसे सल्फर डाइऑक्साइड निकलेगी, तो इससे क्या हमें देखने मिलेगी? अम्लीय वर्षा, है ना, पता होगा आपको, अम्लीय वर्षा देखने मिल जाती है। और जो इरोजन जैसी चीज़ें भी हमें देखने मिलेगी उसके बाद में, तो ये हमारे एक प्रकार से दीर्घकालिक नकारात्मक प्रभावों में शामिल हैं। इसी पॉइंट्स को जब आप पैरा में लिख देंगे, तो एक आंसर हो जाएगा, है ना? आ रहा समझ में? चलिए, अब हम इसके देख लेते हैं कुछ सकारात्मक प्रभाव। देखिए, सबसे पहले तो इसमें काली मिट्टी का निर्माण होता है। अब ये कैसे? इसको आप बहुत ध्यान से समझिएगा। मैं यहाँ आपको समझाता हूँ। अगर यदि आपने रॉक्स नहीं देखा है, जो रॉक्स टॉपिक है, अगर यदि उसे नहीं देखा है, अगर यदि वो देखे होंगे आप, तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। देखिए क्या होता है, जब कोई भी ज्वालामुखी विस्फोट होता है, तो ज्वालामुखी विस्फोट के बाद में वहाँ हमें जो चट्टान निर्मित होती है, या तो ग्रेनाइट चट्टानें होंगी या बेसाल्ट चट्टानें होंगी, है ना? या हमें ग्रेनाइट चट्टानें देखने मिलेंगी या बेसाल्ट चट्टानें मिलेंगी। तो सकारात्मक प्रभाव में आप देखिए, जब बेसाल्ट चट्टानों का निर्माण होता है, जब इस तरीके से लिख के, ये बेसाल्ट चट्टान है ना, जब बेसाल्ट चट्टान का निर्माण होता है, तो जब यहाँ से इसका नदियों के द्वारा, पवन के द्वारा अपक्षय अपर्दन किया जाता है, अपक्षय अपर्दन किया जाता है, तो हमें क्या देखने मिलता है? तो हमें अवसाद के रूप में काली मिट्टी का निर्माण देखने मिल जाता है। अब ये जो काली मिट्टी है, ये विभिन्न रूप से उपयोगी है। आया समझ में? कौन सी? काली मृदा या काली मिट्टी, ठीक है ना? जैसे कि ये जो इसमें कृषि के लिए, ये कपास, है ना, हमारे महाराष्ट्र वाले रीजन में आता है कपास, अंगूर, साथ ही साथ आपके गन्ना, केला, तो इस तरीके की कृषि योग्य भूमि बनने में जो ज्वालामुखिता की घटना है, वो सहायता करती है। साथ ही साथ और एग्जाम्पल अगर यदि आपको देखने हैं, तो जैसे इंडोनेशिया वाला जो रीजन है ना, यहाँ पर हमारे जो इंडोनेशिया का जो रीजन हो गया, ये इसी के चलते क्या हो जाता है, उर्वर क्षेत्र हो जाता है। हमारा जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, कहने का तात्पर्य है कि इसके सकारात्मक प्रभावों में बेसाल्ट चट्टानों के निर्माण के चलते या दरारी उद्गार से बेसाल्ट चट्टानों के निर्माण के चलते उनके अपक्षापर्दन से काली मृदा का निर्माण होता है, जो कृषि योग्य भूमि या उर्वर क्षेत्र के निर्माण में सहयोगी होती है। आ गया होगा समझ में आपको, है ना? और जिसके चलते आपको आने वाले समय पर, अगर देखिए, अब इन्हीं से ना चीज़ें कनेक्ट हो जाती है। अगर यदि वहाँ पर हमें कृषि योग्य भूमि मिल गई, तो कृषि योग्य भूमि मिलने से क्या होगा? वहाँ पे बसावट ज़्यादा होगी, बसावट ज़्यादा होगी, वहाँ पर आर्थिक रूप से वृद्धि ज़्यादा होगी। तो ये सारे प्रभाव भी सकारात्मक रूप से हमें वहाँ देखने मिल जाते हैं। चलिए, दूसरा प्रभाव क्या है भाई? चलिए देखते हैं। दूसरे प्रभाव में प्यूमिस पत्थर का प्रयोग प्रसाधन के रूप में। जी हाँ, हमने पहले भी इसके बारे में डिस्कशन कर चुके हैं कि निश्चित पदार्थ के रूप में प्यूमिस पत्थर, या जिसे हम क्या कहते हैं, ज्वालामुखी झाग, है ना? ज्वालामुखी झाग अगर यदि आपने देखा होगा, तो पत्थर में ना ऐसे गड्ढे 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 नुमा गड्ढेदार संरचना होती है उसमें। अगर यदि देखा होगा आपने किसी के घर पर, तो वो प्यूमिस पत्थर ही है ना? उसका प्रयोग नहाते समय घिसने के लिए यूज किया जाता है।
तो ये भी एक प्रकार का सकारात्मक प्रभाव हो गया। इससे निकलने वाली जो राख है ना? ज्वालामुखी राख निकलती है। ज्वालामुखी जो राख होती है उसका यूज़ ट्रैक बनाने में किया जाता है। देखिए, कितने सारे सकारात्मक प्रभाव आ रहे हैं इसके। इसके अलावा फिर वही चीज़ कि जब इसका ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो उससे ना विभिन्न चट्टानों का निर्माण होता है। अब ये जो चट्टानें हैं, ये अपने आप में कई सारी खनिजों का स्रोत हो जाती हैं। जैसे कि इनमें कई बहुमूल्य रत्न होते हैं, है ना? लौह अयस्क के साथ लौह अयस्क होते हैं, देखिए लौह अयस्क इन्हीं में माय पाया जाएगा। ये पूरा वही टॉपिक हमारा चट्टान वाला टॉपिक कनेक्ट हो जाता है। फिर उससे संबंधित जो भी प्रभाव मैंने आपको वहाँ बताए थे ना सकारात्मक रूप से, वो सारे प्रभाव यहाँ पर आप लिख सकते हैं। देखिए फिर से कनेक्ट हो गया ना? अगर यदि आपको रॉक्स पता है, तो आप कहीं न कहीं उसको कनेक्ट करके उसके सकारात्मक प्रभाव को लिख सकते हैं। और क्रेटर जैसी झीलों का निर्माण जब हो जाता है, तो वहाँ हमें क्या देखने मिलेगा? पर्यटन क्षेत्र देखने मिल जाएगा, है ना? क्रेटर झीलों के निर्माण के चलते क्रेटर भी मैं समझा चुका है आपको कि क्या होता है क्रेटर। कि जिस तरीके की संरचना का विस्फोट हुआ हो और फिर वहाँ पर जल भर जाए, तो ये एक प्रकार से आपको वहाँ पर पर्यटन के रूप में प्रमुख रूप से क्षेत्र बन जाता है। और तो और यूएसए में जो येलोस्टोन नेशनल पार्क है ना, येलोस्टोन नेशनल पार्क है, वो बहुत मुख्य रूप से पर्यटन क्षेत्र बन गया है इसी के चलते, है ना? चलिए, और जो विभिन्न खनिज हैं, आर्थिक महत्व जो ये पॉइंट लिखा ना मैंने, आर्थिक महत्व इसलिए मैंने लिख दिया ये सिर्फ़ कि अब स्टूडेंट इतने समझदार हो गए हैं कि वो कनेक्ट करके लिख सकते हैं सारी चीज़ें, है ना? समझ रहे हैं? आर्थिक महत्व किस तरीके से? भाई, आपकी जो जो चट्टानें हैं, कोई ग्रेनाइट चट्टानों का निर्माण होगा, ज्वालामुखीता के उपरांत, है ना? तो उनसे जो खनिज प्राप्त होंगे, वो हमारे एक्सपोर्ट किए जा सकते हैं। उनसे हम उद्योगों का निर्माण कर सकते हैं। उससे जो आपकी देश की अर्थव्यवस्था है, उसको सुधारा जा सकता है ना? तो ये सारे पॉइंट्स हम आर्थिक महत्व में डाल देते हैं। इसके अलावा एक पॉइंट और आप देखिए, ज्वालामुखीता से ही संबंधित कुछ हमें गेसर, है ना? गेसर और स्प्रिंग जैसी चीज़ें भी देखने मिलती हैं। स्प्रिंग संरचनाएँ भी देखने मिलती हैं, जिससे क्या होता है पता? गैसें निकल रही होती हैं। कौन-सी? सल्फ़र। ये जो सल्फ़र गैस है ना, ये बहुत ज़्यादा आर्थिक महत्व की होती है। इसका उपयोग उद्योगों में किया जाता है। उद्योगों में उपयोग। साथ ही साथ जो हॉट स्प्रिंग है, जो हॉट स्प्रिंग होते हैं, इससे क्या किया जाता है? विद्युत का निर्माण किया जाता है। शायद आपको यहाँ दिख नहीं रहा होगा, सॉरी मैं यहाँ लिख देता हूँ, है ना? इससे जिससे निकलने वाली सल्फर गैस से क्या हो रहा है? उद्योगों में इसका प्रयोग किया जाता है। उद्योगों में प्रयोग, और जो हमारे हॉट स्प्रिंग होते हैं, हॉट स्प्रिंग से जो एनर्जी निकल रही होती है, उसका प्रयोग विद्युत में प्रयोग किया जाता है। ठीक है? तो हमने आज इसका वितरण और प्रभाव को देख लिया है। अब हमारा एक टॉपिक रहेगा ज्वालामुखीता का, लास्ट टॉपिक रहेगा वो, क्योंकि प्रभाव तो हमने देख लिए हैं, स्थलाकृतियों से संबंधित है। एक्चुअली में क्या है, पढ़ाने के लिए मैं उसको आज ही कवर कर देता, लेकिन ना वो जो टॉपिक है वो थोड़ा पीसेस से भी कनेक्ट होता है ज़्यादा, तो मैं सोच रहा था उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाता, जिसके चलते एक बार में जितनी भी स्थलाकृतियाँ, बैकोलेथ, फेकोलेथ, ये सारे जो नाम आपने पहले भी सुने होंगे, ये आपको एक बार में क्लियर हो जाते हैं, है ना? और जो एसएससी, बैंक, जो इसकी भी प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, अगर यदि वो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उनकी भी अच्छे से हेल्प हो जाती है। क्योंकि ये सारी चीज़ों के साथ में कवर करने में थोड़ा टाइम भी ज़्यादा लगता, है ना? इसलिए मैंने उसको नहीं किया है। तो बस लास्ट जो 2 टॉपिक हमारे रह जाएँगे, कौन-कौन से? एक तो ज्वालामुखी स्थलाकृतियाँ और इससे संबंधित पहलू। पहलू में वही आपको चीज़ें देखनी है, कुछ इससे संबंधित नाम होते हैं, जो मैंने अभी आपको स्प्रिंग बताया, जो स्प्रिंग बोल दिया। मैं जितने भी वर्ड्स यूज़ कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, जितने भी वर्ड्स यूज़ कर रहा हूँ, वो सारे वर्ड्स को मैं आपको समझाऊँगा। बस आप हड़बड़ी मत मचाना कि ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आई। मुझे पता है कौन-सी चीज़ कहाँ पर आपको समझानी है,
तो मैं वहाँ आपको वो चीज़ों को समझा दूँगा, ठीक है ना? हम गेसर भी समझेंगे, गीज़र भी समझेंगे, कुछ छत में ज्वालामुखी होते हैं, ये सारे इसी में शामिल हो जाते हैं। छत में ज्वालामुखी, धुआँरे, गेसर, गीज़र ये सारी चीज़ों को उसमें डिफ़रेंस क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम समझते हुए आगे चलेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे आप लाइक कीजिए और फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। साथ ही साथ में सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।